हाँ जी। सो बेसिकली हमारा जो तीसरा टेस्ट हुआ था कॉस्टिंग का, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स चैप्टर का, आइए एक बारी फटाफट से उस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सारे आंसर्स एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, क्या था उसमें क्या नहीं। चलिए। सो ये था आपका टेस्ट जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। अच्छा, टेस्ट का लिंक अगर किसी को नहीं भी मिला है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेस्ट का लिंक भी, अगर किसी को चाहिए होगा। सो बेसिकली पहला क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। A factory is engaged in the production of chemical Bomex, and in the course of its manufacture, a byproduct Chromex is produced, which after further processing has a commercial value. For the month of April 2019, the following are the summarized cost data. So basically यहां तक का डेटा, क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक का डेटा आपके पास क्या था इस क्वेश्चन में। एक कंपनी है, कुछ यहां पे रॉ मटेरियल डालती होगी, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती होगी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर एक प्रोडक्ट आता है बोमेक्स और एक प्रोडक्ट आता है क्रोमेक्स। ये जो प्रोडक्ट क्रोमेक्स है ये एक बाय प्रोडक्ट है, और ये जो बोमेक्स है ये एक मेन प्रोडक्ट है। क्रोमेक्स नाम के बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बेचा जा सकता है, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी ये क्रोमेक्स ही बना रहता है। कुछ रिफाइनमेंट होती होगी फर्दर प्रोसेसिंग में, और फिर ये प्रोडक्ट बिक सकता है। कहां से पता चला फर्दर प्रोसेसिंग होगी? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एंड बाय प्रोडक्ट क्रोमेक्स इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज अ कमर्शियल वैल्यू, तभी बिक सकता है वो। अब आपको डेटा दिया हुआ है, जॉइंट एक्सपेंसेस का डेटा, मतलब जॉइंट कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है ये आपको। मटेरियल का खर्चा 1 लाख, यहां पे 1 लाख रुपए मटेरियल का खर्चा लगता है। लेबर का खर्चा 50,000 रुपए, ओवरहेड्स का खर्चा 30,000 रुपए। तो यहां पे एक लेबर का खर्चा लगता है 50,000 और एक ओवरहेड्स का खर्चा लगता है 30,000। उसके बाद ये तो आपकी क्या हो गई, जॉइंट कॉस्ट। उसके बाद सेपरेट एक्सपेंसेस, मतलब ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। बोमेक्स को भी फर्दर प्रोसेस किया जाता है, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। ये भी यहां पे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बोमेक्स ही बन जाता है। बोमेक्स को फर्दर प्रोसेस करने में 6,000, 20,000 और 10,000 ये खर्चा आता है। तो टोटल एक तरह से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 36,000 हो गई। कंबाइंड करके यहां पे लिख देता हूं। इसी तरीके से क्रोमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,000 प्लस 18,000 22,000 प्लस 6,000 28,000। तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहां पे 28,000 हो गई। यही आएगा ना? हाँ। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेलिंग प्राइस दे रखी है। बोमेक्स 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकता है और क्रोमेक्स 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल ऑफ क्रोमेक्स, क्रोमेक्स का यहां पे पर यूनिट का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहां पे जब ये 40 रुपए का बिकता है तो बेचने पर प्रॉफिट आता है 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दोनों प्रोडक्ट्स की 2000 यूनिट्स बनती हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बस यही डेटा है आपके पास, और कोई डेटा है नहीं क्वेश्चन का। बाय द वे, अगर यहां पर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2000 यूनिट्स बनती हैं और फर्दर प्रोसेसिंग में इस बात का कोई डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कोई नुकसान होता है फर्दर प्रोसेसिंग में, तो हम ऐसा मान लेंगे कि यही यूनिट्स फिर स्प्लिट ऑफ पर हैं, दोनों ही प्रोडक्ट्स की। ठीक है। या तो क्वेश्चन मेरे को फर्दर प्रोसेसिंग में कुछ लॉस का डेटा देता जिसके बेसिस पर उसको एडजस्ट करके मैं स्प्लिट ऑफ की यूनिट्स निकालता, नहीं दे रखा तो हम सेम मान लेते हैं। द फैक्ट्री यूजेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट्स। ये ना भी बोलता, हमें एस्टिमेटेड एनआरवी ही निकालनी पड़ती, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट जो बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पर सेल्स वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पर कोई सेल्स वैल्यू दे नहीं रखी, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की दे रखी है, तो हमें एस्टिमेटेड एनआरवी निकालनी पड़ेगी कि अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बिकता तो कितने का बिकता। आपसे मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू क्रोमेक्स। एक तरह से कितनी जॉइंट कॉस्ट क्रोमेक्स में एलोकेट होगी, मतलब जितनी क्रोमेक्स की स्प्लिट ऑफ पर
सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जितनी इसकी स्प्लिट ऑफ पर सेल वैल्यू होगी उतनी इसकी जॉइंट कॉस्ट। सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ की दे नहीं रखी, हम क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड एनआरवी। तो इस प्रोडक्ट की जितनी एस्टिमेटेड एनआरवी आएगी उतनी ही इसकी जॉइंट कॉस्ट। तो बेसिकली एक तरह से आपको फर्स्ट पार्ट में क्रोमेक्स की एस्टिमेटेड एनआरवी निकालनी है, एज सिंपल एज दैट। आइए, तो मेन प्रेजेंटेशन यहां से शुरू हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू क्रोमेक्स, ब्रैकेट में लिख दिया एस्टिमेटेड एनआरवी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू आपको दे रखी है, हमने अभी डेटा बनाया। 2000 यूनिट्स 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकती हैं, तो ये आपकी फाइनल सेल्स वैल्यू आ जाएगी 2000 यूनिट्स इंटू 40, ये आ जाएगी 80,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक तरह से रिवर्स जा रहे हैं। स्प्लिट ऑफ से फर्दर प्रोसेसिंग के बाद तक आने के लिए जो जो चीजें ऐड करी थी वो अब माइनस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट था, 2000 इंटू 5, 10,000 का तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी इस प्रोडक्ट की 28,000। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दिए होते तो वो भी माइनस कर देते, जबकि दिए नहीं हुए, बस यही आपके पास एस्टिमेटेड एनआरवी और जॉइंट कॉस्ट ऑफ क्रोमेक्स, ये आपके पास आ जाएगी। ये कितना आता है, 80,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000, 42,000। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से 42,000 की जॉइंट कॉस्ट क्रोमेक्स में अपोर्शन हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ आ गया। चलिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे मांगा है प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल 2019। प्रोडक्ट वाइज और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट आसान है बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बॉमेक्स प्रोडक्ट वाइज भी बनाना है, क्रोमेक्स और टोटल भी बनाना है। आप टोटल का कॉलम बनाना नहीं चाहते, आप अलग से बॉमेक्स और क्रोमेक्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल के उनका सबमिशन लगा के करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू बॉमेक्स की 2000 यूनिट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक रही थी। 2000 इंटू 100, ये आ जाएगा 2 लाख। क्रोमेक्स की फाइनल सेल्स वैल्यू, इसकी एस्टिमेटेड एनआरवी निकालते हुए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के लिए 80,000, और इसका टोटल करके हमने यहां पे लिख दिया 2,80,000 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बॉमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल हमने निकाली थी 36,000, तीनों मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का एडिशन करके, और क्रोमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 28,000। इसका टोटल 64,000 माइनस जॉइंट कॉस्ट। क्रोमेक्स में जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दी थी हमने 42,000 फर्स्ट पार्ट के लिए,
तो इतना तो क्रॉमेक्स में आ जाएगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट थी 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, तो ये टोटल जॉइंट कॉस्ट आएगी 1,80,000। आउट ऑफ टोटल जॉइंट कॉस्ट 1,80,000, 42,000 क्रॉमेक्स में अपोर्शन कर दी तो बाकी बॉमेक्स में आ जाएगी। ये आ जाएगा 1,38,000 और टोटल वही 1,80,000 की जॉइंट कॉस्ट। बस आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। बॉमेक्स का 2 लाख माइनस 36,000 माइनस 1,38,000, 26,000 और क्रॉमेक्स का 80,000 माइनस 28,000 माइनस 42,000, 10,000 और टोटल 2,80,000 माइनस 64,000 माइनस 1,80,000, 36,000। अब आपको समझ आ गया, ये सारा क्लियर हो गया। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसमें जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी थी। ये आपका एक तरह से 2 नंबर का पार्ट हो जाएगा, और जो ये सेकंड पार्ट था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये एक तरह से पूरा आपका 3 नंबर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट। In an oil mill, 4 products emerge from a refining process. The total cost of input during the quarter ending March 2019 is 22,20,000. The output, sales and additional processing cost are as under. So basically, यहां पे आपको डेटा अगर समझें, कुछ रॉ मटेरियल डालते होंगे, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते होंगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर 4 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ए, बी, सी और डी। यहां तक का जो इनपुट का खर्चा है वो है 22,20,000। मतलब यहां पर ये जो रॉ मटेरियल डाला जाता है ये 22,20,000 का है। उसके बाद आउटपुट इन लीटर्स आपको इनके दे रखे हैं, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ आपको दे रखी है, और सेल्स वैल्यू। ये जो सेल्स वैल्यू है, जैसे ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट्स आपके फर्दर प्रोसेस होते हैं, तो इनकी जो सेल्स वैल्यू है ये भी कब की होगी? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सी प्रोडक्ट जब फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही नहीं है, तो इसकी जो सेल्स वैल्यू है वो कहां की होगी? स्प्लिट ऑफ की होगी। पहले इतना डालते हैं। सो बेसिकली ए को भी फर्दर प्रोसेस किया जाता है, बी को भी फर्दर प्रोसेस किया जाता है और डी को भी फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ए का आउटपुट 8,000, बी का 4,000, सी स्प्लिट ऑफ पर ही है 2,000 और डी 4,000। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ए की 6,45,000, बी की 1,35,000 और डी की 22,500। ये इनकी आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता दी। उसके बाद ए की सेल्स वैल्यू 25,87,500, ये स्प्लिट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितनी थी? 25,87,500। ये आपको सेल्स का डेटा दिया हुआ है। बी की सेल वैल्यू 2,25,000। इसी तरीके से सी की सेल्स वैल्यू 90,000, लेकिन ये इसकी स्प्लिट ऑफ की सेल्स वैल्यू है। इसके बाद डी की सेल्स वैल्यू 6,75,000। बाय द वे, इनकी आपको सेल्स वैल्यू दे दी और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, डिवाइड करके सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके पर यूनिट की सेलिंग प्राइस तो आ ही जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी। देखते हैं आगे पड़ती है जरूरत या नहीं। इन केस दीज प्रोडक्ट्स वर डिस्पोज
at split off point, that is before further processing, the selling price per liter would have been. अगर इन प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ पर बेच दिया जाता तो कितनी सेलिंग प्राइस होती? ए की पर यूनिट को यहां पर स्प्लिट ऑफ पर बेचा जा सकता था 225 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, बी की पर यूनिट को 90 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, सी की पर यूनिट को 45 पर यूनिट के हिसाब से। कंफ्यूज मत होइएगा, सी की अगर आप खुद से भी पर यूनिट की प्राइस निकालेंगे, 90,000 की सेल्स हो रही है और यूनिट्स थी 2,000, अपने आप से भी आप निकालेंगे वही 45 पर यूनिट आएगा, ठीक है, तो वो अलग नहीं है कुछ। अच्छा, डी को अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचते तो 112.5 के हिसाब से यहां पर बिक सकता था। बस यही है आपके पास डेटा। बाय द वे, आपको कहीं पे भी ये डेटा क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस होता है या नहीं, तो हम क्या मान लेंगे कि सर फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं होता। अगर फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं हो रहा तो इन सभी प्रोडक्ट्स की जो फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, इनकी जितनी यूनिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उतनी ही यूनिट स्प्लिट ऑफ की मान लेंगे। तो ए की स्प्लिट ऑफ की यूनिट्स 8,000, बी की स्प्लिट ऑफ की यूनिट्स 4,000, सी की थी ही स्प्लिट ऑफ पर, डी की स्प्लिट ऑफ पर 4,000, ये हम मान लेंगे क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं है। उसके बाद आपसे मांगा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट इन द मिल। जिस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो उसको करते रहो, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बता दो पहले पार्ट में। इफ दे आर सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचे तो क्या प्रॉफिट आएगा, अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचे तो क्या प्रॉफिट आएगा, आपको बस प्रॉफिट निकालना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। 4 प्रोडक्ट्स थे, ठीक है जी। चलिए, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद तो सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू, आपको सीधा सीधा सेल्स वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। ए की फाइनल सेल्स वैल्यू 25,87,500, बी की फाइनल सेल्स वैल्यू 2,25,000, सी की फाइनल सेल्स वैल्यू वही है जो उसकी स्प्लिट ऑफ पर है क्योंकि यह फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा, 90,000, डी की फाइनल सेल्स वैल्यू 6,75,000। माइनस करेंगे इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आपको तीनों प्रोडक्ट्स की दे रखी है जो जो फर्दर प्रोसेस हो रहे थे। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है अब इसमें से। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 6,45,000, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 1,35,000। सारा डेटा एज इट इज क्वेश्चन का है। सी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा था और डी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 22,500। तो ये आता है 8,000 इंटू 225, 18 लाख। बी का आएगा 4,000 इंटू 90, 3,60,000। डी का 90,000 क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ था और डी का 4,000 इंटू 112.5, 4,50,000। इस रेशो में आप अपनी जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दोगे। अपोर्शनमेंट ऑफ
जॉइंट कॉस्ट। तो ये रेशो आपके पास बन जाएगी 180 रेशो 36 रेशो 9 रेशो 45। कौन सा मेथड लगाया? मार्केट वैल्यू एट या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। करिए। तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करके इस रेशो में आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ए की 14,80,000, बी की 2,96,000, सी की 74,000 और डी की 3,70,000। अब ये जो आपने वर्किंग नोट 1 में जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करके निकाली है, सीक्वेंस यहां पे डाल देंगे और माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 14,80,000, 2,96,000। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने ये वाला मेथड क्यों लगाया, सेल्स वैल्यू वाला। फिजिकल आउटपुट मेथड भी तो लग सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मोस्ट सूटेबल मेथड आपका सेल वैल्यू मेथड रहता है। यहां पे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, बस यही निकालना था। तो ये सब माइनस करने के बाद आपके पास ये प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ए में प्रॉफिट, बी में 2,06,000 का लॉस आ रहा है, सी में प्रॉफिट और डी में प्रॉफिट। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने कहा था अगर स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दें तो बताइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। ए, बी, सी और डी। सबसे पहले सेल एट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ की सेल्स वैल्यू चारों प्रोडक्ट्स की आप ऑलरेडी अपने वर्किंग नोट में यहां पर निकाल चुके हो। ठीक है जी। सीधा सीधा ये उठा लेंगे। ए की 18 लाख, दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। बी की 3,60,000, सी की 90,000 क्वेश्चन में ही दे रखी थी एज इट इज, और डी की 4,50,000। माइनस करेंगे इसमें से जॉइंट कॉस्ट, अगेन वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल के सेम आपने निकाल रखी है वर्किंग नोट 1 में 14,80,000, 2,96,000, सी में 74,000 और डी में 3,70,000। बस ये सब माइनस करेंगे, आपके पास स्प्लिट ऑफ का भी प्रॉफिट आ जाएगा। 18 लाख माइनस 14,80,000, 3,20,000। बी का 3,60,000 माइनस 2,96,000, 64,000। सी में 16,000 सेम ही रहेगा क्योंकि पहले भी स्प्लिट ऑफ पे ही था ये, माइनस 3,70,000, 80,000। ये आपके पास इन तीनों का स्प्लिट ऑफ का प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का था। अब इसको अगर इवैल्यूएट करना होगा, पहला पार्ट ओवरऑल एक तरह से आपका 2 नंबर का, 1 नंबर का आपका ये वर्किंग नोट क्योंकि इसमें आपने अपनी जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया है, और 2 नंबर का अगेन आपका ये सेकंड पार्ट। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली आप अपने इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। समझ आ गया आपको ये पूरा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं फिर। अब तो पहले मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड का बी पार्ट भी था, ये थ्योरेटिकल था, इसको बिल्कुल एंड में डिस्कस कर लूंगा। पहले थर्ड क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन 3, inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. During April, it purchased salt for rupees 10 lakhs. Conversion cost of rupees 15 lakhs was incurred up to split off point. तो 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख की आपकी जॉइंट कॉस्ट हो गई। At which time 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस। तो स्प्लिट ऑफ पर 2 प्रोडक्ट्स निकले हैं, एक कॉस्टिक सोडा और एक क्लोरीन।
यहां तक का डेटा, रॉ मटेरियल के नाम पर यहां पे सॉल्ट डाला, इसको प्रोसेस किया और दो प्रोडक्ट्स बाहर आए, एक कॉस्टिक सोडा और एक क्लोरीन। सॉल्ट 10 लाख रुपए का और यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट ये आई 15 लाख रुपए की, तो हमारी ये हो गई जॉइंट कॉस्ट 25 लाख रुपए की। इसके बाद क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, पीवीसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ आर कॉस्टिक सोडा 1200 यूनिट्स बनती हैं, 1200 ही बिकती हैं, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स कुछ होंगे नहीं। तो कॉस्टिक सोडा 1200 यूनिट्स यहां पे बनी और पर यूनिट की सेलिंग प्राइस, ये फर्दर प्रोसेस तो होता नहीं, इसकी स्प्लिट ऑफ की ही सेलिंग प्राइस एक तरह से आपको दे रखी है 1250 पर यूनिट। जो क्लोरीन है इसकी स्प्लिट ऑफ पर यूनिट्स बनी 800, लेकिन क्योंकि इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है पीडब्ल्यूसी में, सॉरी पीवीसी में, तो पीवीसी की यूनिट्स बनी 500। अब क्वेश्चन अभी आगे पढ़ते हैं, अभी तक के हिसाब से यह लगता है कि यहां पे फर्दर प्रोसेसिंग में 300 यूनिट्स का शायद नुकसान हुआ होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि कोई नुकसान हुआ नहीं है, वो अभी आगे देखते हैं। अच्छा, 500 यूनिट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इसकी बनती हैं और 5000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यह बिकता है। ठीक है, क्लोरीन की सेलिंग प्राइस आपको दे नहीं रखी क्योंकि यह फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिक रहा है, स्प्लिट ऑफ पर बिकता नहीं। उसके बाद all 800 tons of chlorine was further processed at an incremental cost of 5 lakh। तो आपके पास एक तरह से ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये आपके पास इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है कितनी, 5 लाख रुपए। उसके बाद टू यील्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी, ये हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि 800 टन के कॉस्ट क्लोरीन से 500 टन की पीवीसी बनती है। देयर वर नो बाय प्रोडक्ट्स और स्क्रैप अराइजिंग फ्रॉम दिस फर्दर प्रोसेसिंग। तो क्वेश्चन ने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि इस फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं है, मतलब 800 यूनिट्स को इस तरीके से फर्दर प्रोसेस किया गया कि वो सारी यूनिट्स का कन्वर्जन होके ही 500 टन बना है, कोई लॉस नहीं हुआ है। देयर वर नो ओपनिंग, नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज ऑफ एनी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द अप्रैल। ये बात ऑलरेडी हमने एनालाइज कर ली थी, क्योंकि जितना बना है उतना बिका है, तो क्लोजिंग स्टॉक होने का मतलब नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है नहीं। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, द कंपनी कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स अप्रैल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 1875 पर टन। अगर इस क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पर ही बेचा जाता तो इसकी पर यूनिट 1875 के हिसाब से बिक सकती है। ये इसकी स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइस भी आपको दे दी क्वेश्चन ने। ये है आपके पास क्वेश्चन का डेटा। मांगा है आपसे पहला पार्ट, कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 25 लाख वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, जो स्प्लिट ऑफ के प्रोडक्ट्स हैं, अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, फिजिकल मेजर, टन स्पेसिफाई कर दिया, एस्टिमेटेड एनआरवी। आइए, पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट, statement of apportionment of joint cost। ए पार्ट ही था ना, सेल्स वैल्यू। हाँ जी, ये क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट सेल्स वैल्यू एंड बी पार्ट फिजिकल आउटपुट। इन दोनों को एक ही स्टेटमेंट में करके दिखा देते हैं। एस्टिमेटेड एनआरवी के लिए एक अलग स्टेटमेंट बना लेंगे। तो पहली बात, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक कॉस्टिक सोडा और एक क्लोरीन। स्प्लिट ऑफ वाले ही प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं में जॉइंट कॉस्ट बांटनी है। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखी यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ, इसको ए नाम दे देते हैं। कॉस्टिक सोडा की स्प्लिट ऑफ पर 1200 यूनिट्स थी और क्लोरीन की स्प्लिट ऑफ पर 800 यूनिट्स थी।
तो 1200 और 800। फिर यहां पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ। इसको बी नाम दे, या इसकी कोई जरूरत नहीं है इसको कुछ नाम देने की। स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइसेस आपको दोनों प्रोडक्ट्स की दे रखी हैं, कॉस्टिक सोडा की 1250 और क्लोरीन की 1875। ये आपको एडिशनल डेटा में दिया हुआ था। 1250 1875 आपके पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगा और इसको बी नाम दे देते हैं। पहले निकाल लेते हैं 1200 इंटू 1250, ये आ जाएगा 15 लाख, और वहां पे 800 इंटू 1875, ये आ जाएगा 15 लाख। बस अब इस रेशो में बांट देंगे। पहले तो अपोर्शनमेंट ऑफ जेसी सेल वैल्यू, पहले सेल वैल्यू के रेशो में रेशो बनेगी 1:1। 15 लाख थी, इक्वल इक्वल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जॉइंट कॉस्ट थी आपकी 25 लाख, 25 लाख की जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में बांट देंगे तो इक्वल इक्वल 12.5 लाख 12.5 लाख दोनों में बढ़ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो फिर अपोर्शनमेंट ऑफ जेसी फिजिकल यूनिट्स मेथड, ये जो आपने ए निकाला था 1200 रेशो 800, मतलब 12:8, इस रेशो में बढ़ जाएगी। 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12, 15 लाख, और बाकी 10 लाख क्लोरीन में। ठीक है जी। अब एस्टिमेटेड एनआरवी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जेसी एस्टिमेटेड एनआरवी। हालांकि सिर्फ क्लोरीन ही फर्दर प्रोसेस हो रहा था, तो हमें यहां पर एक तो मैंने लिखा कॉस्टिक सोडा, दूसरा यहां पे लिखा क्लोरीन। कॉस्ट तो बांटनी है क्लोरीन में, लेकिन एस्टिमेटेड एनआरवी रिवर्स वर्किंग होके पीवीसी प्रोडक्ट की निकलेगी। वो अल्टीमेटली एस्टिमेटेड एनआरवी बनेगी क्लोरीन की ही, लेकिन शुरुआत पीवीसी से होगी। तो मैं पहले यहां पे लिखता हूं फाइनल सेल्स वैल्यू। अच्छा, कॉस्टिक सोडा, इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू वही स्प्लिट 15 लाख, क्योंकि यह फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा था। लेकिन क्लोरीन फर्दर प्रोसेस होके पीवीसी में कन्वर्ट हुआ था, और पीवीसी की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 500 यूनिट्स ही बनी थी, उतनी ही बिकी, और यूनिट 5,000 रुपए के हिसाब से बिकेगी। तो 500 इंटू 5,000, ये आ जाएगा 25 लाख। एस्टिमेटेड एनआरवी निकालने के लिए माइनस करते हैं प्रॉफिट, है नहीं, माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, है नहीं, माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कॉस्टिक सोडा की तो स्प्लिट ऑफ पर ही बिक रहा था ये प्रोडक्ट, तो इसकी तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है नहीं। क्लोरीन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 5 लाख। ये माइनस हो गई यहां से। अच्छा, आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी, सर एस्टिमेटेड एनआरवी फिर सिर्फ क्लोरीन के लिए ही बना लेते ना, कॉस्टिक सोडा के लिए क्यों बनाया? अगर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो जो प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर भी बिक रहा है उसके भी सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, इसलिए मैंने उसका भी कॉलम बनाया। ऑल्दो यहां पे सेम ही आ जाएगा, एस्टिमेटेड एनआरवी कॉस्टिक सोडा की 15 लाख और इसकी 20 लाख। अब इस रेशो में अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट 15:20, 25 लाख की जॉइंट कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 15, ये बनता है 1071429। 14 लाख
28,571 और ये पार्ट भी हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान था ये। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। स्टेट व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड पीवीसी अंडर द थ्री मेथड्स। पहली बात, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन नहीं बोला है, सिर्फ ग्रॉस मार्जिन बोला है। कांस्टेंट बोलने का मतलब ओवरऑल फर्म। ग्रॉस मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन ने, मेरे को प्रोडक्ट वाइज चाहिए, कॉस्टिक सोडा का अलग, पीवीसी का अलग। ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बैठ जाते हैं। ओवरऑल कंपनी का ग्रॉस मार्जिन तब निकालना था अगर यहां पे पहली बात क्वेश्चन लिखता कांस्टेंट लिखा। दूसरी बात, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कॉस्टिक सोडा और पीवीसी मतलब दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग चाहिए, ओवरऑल फॉर्म का नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रॉफिट निकालोगे फिर उसकी परसेंटेज निकालोगे। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस खर्चे करोगे, और जब खर्चे माइनस करोगे उन खर्चों में जॉइंट कॉस्ट भी आएगी। ये जॉइंट कॉस्ट जो तीनों मेथड से आपने अपोर्शन करी है पहले पार्ट में, तीनों मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हुई है, वो अलग अलग माइनस करके अलग अलग प्रॉफिट आएगा और अलग अलग परसेंटेज आएगी। वो सारी बताओ। आइए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन। कॉस्टिक सोडा, और यहां पे क्लोरीन नहीं लिखा, पीवीसी मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का करना है पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप दोनों प्रोडक्ट्स की। कॉस्टिक सोडा की फाइनल सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ वाली है 15 लाख, और पीवीसी की फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 25 लाख हमने यहां पे निकाली थी अभी पहले। तो यही उठा के लिख देते हैं, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कॉस्टिक सोडा के लिए तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी ही नहीं, पीवीसी में 5 लाख की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है जॉइंट कॉस्ट। अब इनको अलग अलग नाम देंगे। जॉइंट कॉस्ट आपने 3 मेथड से निकाली है, सेल्स वैल्यू मेथड से, इसके हिसाब से इसको पार्ट नंबर 1 दे देते हैं। फिजिकल आउटपुट मेथड से इसको पार्ट नंबर 2 दे देते हैं, और एस्टिमेटेड एनआरवी से इसको पार्ट नंबर 3 दे देते हैं। तो सेल वैल्यू मेथड से जब आपने जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करी थी, मेरे ख्याल से इक्वल इक्वल आई थी, हाँ 12.5 लाख 12.5 लाख, तो वही आ जाएगी दोनों में। जब आपने फिजिकल आउटपुट मेथड से अपोर्शन करी थी तो जॉइंट कॉस्ट 15 लाख और 10 लाख। अभी आपने एस्टिमेटेड एनआरवी से जब अपोर्शन करी तो जॉइंट कॉस्ट आई थी 10,71,429, और पीवीसी में बटी थी 14,28,571। अब आपका मार्जिन आ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन। हमें परसेंटेज निकालनी है लेकिन पहले मार्जिन। अच्छा, अब 3 मार्जिन आएंगे क्योंकि 3 तरीके की जॉइंट कॉस्ट अलग अलग माइनस, ये नालायकों की तरह कहीं तीनों इकट्ठे माइनस मत कर देना, ये अलग अलग पार्ट्स हैं एक तरह से। तो पहले तो 15 लाख माइनस पहले तरीके वाली जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे 12,50,000, आपके पास मार्जिन आएगा 2.5 लाख। ये मार्जिन ये वाली जॉइंट कॉस्ट को माइनस करने पर आया है। उसके बाद फिर 15 लाख माइनस 15 लाख, इसमें मार्जिन आएगा निल। ये निल मार्जिन ये वाली जॉइंट कॉस्ट माइनस करने पर आया है। उसके बाद 15 लाख माइनस 10,71,429, 428,571,
ये वाला मार्जिन ये वाली जॉइंट कॉस्ट माइनस करने पर आया है। ठीक है जी। इसी तरीके से पीवीसी के लिए 25 लाख माइनस 5 लाख, 20 लाख तो हो गया। 20 लाख में से 12.5 लाख गए, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख का जो मार्जिन आया है ये वाली जॉइंट कॉस्ट को माइनस करने पर आया है। उसके बाद 20 लाख में से 10 लाख, 10 लाख ही मार्जिन बच जाएगा। ये जो 10 लाख का मार्जिन बचा है ये वाली जॉइंट कॉस्ट को माइनस करने पर बचा है। उसके बाद लास्ट 20 लाख माइनस 14,28,571, ये आएगा 571,429। ये वाला जो मार्जिन आया है ये 14,28,571 वाली जॉइंट कॉस्ट माइनस करने पर आया है। अकॉर्डिंगली अब यहां पर लास्ट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज कैसे निकलती है? मार्जिन जो भी आपने पहले पार्ट में निकाला डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100 करना है। तो सबसे पहले 2.5 लाख का मार्जिन पहले पार्ट में डिवाइडेड बाय सेल्स थी 15 लाख, यह आएगा 16.67%। ये जो 16.67% का मार्जिन आया है ये इस वाले मार्जिन के अकॉर्डिंग आया है। उसके बाद सेकंड पार्ट यहां पे निल आएगा क्योंकि मार्जिन ही यहां पे निल था, ये इसके अकॉर्डिंग आया है। और लास्ट थर्ड पार्ट 4,28,571 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 28.57%। ये जो 28.57% वाला मार्जिन आया है ये इस वाले मार्जिन के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है जी। इसी तरीके से पीवीसी में 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 30%। फिर 10 लाख दूसरे वाला मार्जिन डिवाइडेड बाय 25 लाख, 40%। और फिर लास्ट 5,71,429 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 22.86%। सो दिस इज इट। ये था आपका इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। बस अब लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेज 800 टन्स ऑफ क्लोरीन इन मे एट 1875 पर टन। मतलब अब आपके पास एक कंपनी आई है और उस कंपनी ने ऑफर किया है, आप इनको फर्दर करके पीवीसी में कन्वर्ट करके मत बेचिए, हम आपसे इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर ही खरीदने को तैयार हैं, आपकी पूरी की पूरी 800 यूनिट्स 1857 के हिसाब से। अच्छा, मैंने सारी कैलकुलेशन सही करी है, मैंने यहां पे ये गलत लिख रखा है, ये 1857 नहीं 1875 है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेसिकली आगे पढ़ते हैं। दिस सेल वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन मे। अगर आप स्प्लिट ऑफ पर ही 800 यूनिट्स 1875 की बेच दोगे लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स को, तो आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल नहीं कर पाओगे। हाउ वुड एक्सेप्टिंग द ऑफर एक्सेप्ट द ऑपरेटिंग इनकम इन मे। एक तरह से आपको डिसीजन लेने को बोला है कि इस प्रोडक्ट को एज अ क्लोरीन स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं इस कंपनी को, या फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद पीवीसी बनाने के बाद बेचूं। बड़ी सिंपल सी बात है, डिसीजन लेना है तो क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बनाने के लिए बेस क्या लेना है? क्वेश्चन ने आपको कहा है क्या हम इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दें। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, क्लास में हमने मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस करे स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बनाने वाले, हमने अपने मन से बेस बनाया कि इस प्रोडक्ट को अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचें तो क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप जो बेस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? इस प्रोडक्ट को अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने वही बेस बनाने को इनडायरेक्टली आपको बोला है।
स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। सर अगर हमने नेट बेनिफिट स्टेटमेंट बना लिया, डिसीजन हमारा वही आया जो आप बनाओगे, लेकिन हमने बेस बना लिया फर्दर प्रोसेसिंग के बाद को, क्या मार्क्स कटेंगे? बेटा बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग्स ये हैं स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं। आपको डिसीजन किस बात का लेना है? स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं, तो बेस भी क्या बना के चलोगे? स्प्लिट ऑफ का। तो स्प्लिट ऑफ का बेस बनाकर अगर चलते हो तो क्या कमा लोगे? सेल्स एट स्प्लिट ऑफ। नॉर्मली हम लिखते थे यहां पे फाइनल सेल्स वैल्यू, वो कमाते थे, लेकिन अब स्प्लिट ऑफ को बेस बनाकर चल रहे हैं, तो स्प्लिट ऑफ पर जितना कमा सकते हैं वो आपकी यहां पे सेल वैल्यू आएगी जो आप कमा सकते हैं। स्प्लिट ऑफ की सेल्स वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, निकाली नहीं थी, चलो अब निकाल लेते हैं। तो स्प्लिट ऑफ बिकेंग 1875 पर यूनिट के हिसाब से निकाली थी पहले, ये 15 लाख आई थी। अच्छा, स्प्लिट ऑफ पर अगर इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। फर्दर प्रोसेस अगर इस प्रोडक्ट को नहीं करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग में जो खर्चा आता था वो सेव हो जाएगा। तो अगर मैं स्प्लिट ऑफ पर बेचने का डिसीजन लेता हूं तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। सेविंग है, बेनिफिट है, ऐड हो जाएगा। सेविंग इन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 5 लाख की, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचता हूं तो एक तो स्प्लिट ऑफ का रेवेन्यू कमा लूंगा, दूसरा फर्दर प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को बचा लूंगा, लेकिन माइनस रेवेन्यू लॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचकर जो रेवेन्यू कमा सकता था वो खोना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तरह से फाइनल सेल्स वैल्यू, जो कि 500 यूनिट्स बिकती फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, 5000 पर यूनिट के हिसाब से 25 लाख। ठीक है जी। तो यहां पर ये नेगेटिव आ जाता है नेट बेनिफिट। $5 लाख। सो बेसिकली आपने जो बेस बनाया था, क्या बनाया था? स्प्लिट ऑफ पर बेचने का। स्प्लिट ऑफ पर बेचने पर जो प्रॉफिट आता है और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचने पर जो प्रॉफिट आता है, उन दोनों प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में 5 लाख है। मतलब आपने जो बेस चुना था उसमें प्रॉफिट कम आता है, दूसरे ऑल्टरनेटिव में प्रॉफिट ज्यादा आता है। डिसीजन क्या लिया जाएगा? देयरफॉर कंपनी शैल नॉट सेल क्लोरीन at split off, rather it shall further process it and sell as PVC. As simple as that. So this is it. ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया। अच्छा, अब मार्किंग देख लेते हैं एक बारी। सो बेसिकली आप एक तरह से जो ये आपका फर्स्ट पार्ट था इसको 3 नंबर का मान लो। 1 नंबर सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग अपोर्शन करने का, 1 नंबर फिजिकल यूनिट मेथड से अपोर्शन करने का, और 1 नंबर जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी से अपोर्शन करने का। ठीक है जी। तो पहला पार्ट हो गया 3 नंबर का। दूसरे पार्ट में आपने ग्रॉस मार्जिन निकाला है। ये वाला पार्ट एक तरह से आपका 4 नंबर का। 2 नंबर इस वाले पार्ट के जिसमें अमाउंट में आपने ग्रॉस मार्जिन निकाला है, और 2 नंबर जिसमें आपने परसेंटेज के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन निकाला है। ओवरऑल पार्ट आपका ये 4 नंबर का। और जो लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट वाला, ये पार्ट आपका ओवरऑल 3 मार्क्स का। इसमें स्पेसिफिकली 1 नंबर तो आप मान लो बेस चुनना, स्प्लिट ऑफ पर बेचने को बेस चुनना, उसका 1 नंबर, बाकी डिसीजन सही आना उसके 2 नंबर। मतलब सर अगर आपने बेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला चुना होता, आपका डिसीजन तब भी सही आता, लेकिन आपने बेस गलत चुना होता तो आपका 1 मार्क कटता ही कटता, और अकॉर्डिंगली आपको बाकी सब कुछ सही होता तो 2 नंबर अलॉट होते हैं। ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। डेटा आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स X and Y from the same basic material. The processing is completed in 3 departments. Material are mixed in department 1. At the end of this process, X and Y get separated. तो यहां तक का डेटा क्या है, आप यहां पर कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्प्लिट ऑफ पर 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक X और एक Y. ये सारा काम डिपार्टमेंट 1 में होता है. तो डिपार्टमेंट 1 का जो भी खर्चा होगा वो आपकी जॉइंट कॉस्ट बनेगी. आगे, आफ्टर सेपरेशन X इज कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2 एंड Y इज फिनिश्ड इन डिपार्टमेंट 3. मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है. X को फर्दर प्रोसेसिंग का काम, ये फर्दर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, X को फर्दर प्रोसेस करने का काम डिपार्टमेंट 2 में होता है और Y को फर्दर प्रोसेस करने का काम डिपार्टमेंट 3 में होता है. आगे, ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,75,000. तो डिपार्टमेंट 1 में यहां पर 2 लाख kg का रॉ मटेरियल डाला जाता है 8,75,000 का. उसके बाद, एंड द रिजल्टेंट 60% बिकम X एंड 30% बिकम Y एंड 10% नॉर्मली लॉस्ट इन प्रोसेसिंग. सो बेसिकली डिपार्टमेंट 1 में इस प्रोसेसिंग के दौरान यहां पे 10% का नुकसान होता है, X बनता है 60%, सॉरी तो फर्दर प्रोसेसिंग वाली बात हो जाएगी ना. X बनता है यहां पे 60% और Y बनता है यहां पे 30%. तो अकॉर्डिंगली आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी. 2 लाख kg का रॉ मटेरियल डाला गया, 2 लाख का 10%, 20,000 तो सर यहां पे खराब हो गया. उसके बाद 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60% आ जाएगा 1,20,000. तो X की स्प्लिट ऑफ पर यूनिट्स कितनी बनी, 1,20,000, और 2 लाख का 30% आ जाएगा 60,000. तो Y की स्प्लिट ऑफ पर यूनिट्स कितनी बनी, 60,000. अगर तीनों का सबमिशन लगाएं, 20,000 खराब हुआ, 1,20,000 X बना, टोटल 1,40,000 प्लस 60,000 Y बना 2 लाख, टोटल हो गया रिकंसाइल. आगे, इन डिपार्टमेंट 2 जहां पे X को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, 1/6 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग. सो डिपार्टमेंट 1 से X मिला, डिपार्टमेंट 2 की बात कर रहे हैं. डिपार्टमेंट 1 से X आया, उसको डिपार्टमेंट 2 में भेजा गया. जितना इनपुट डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में डाला गया, ये इनपुट है, कितना इनपुट डाला गया होगा, पूरा का पूरा 1,20,000. इसका यहां पर लॉस हुआ 1/6, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6. यहां पर डिपार्टमेंट 1 में लॉस होता है कितना, 20,000. मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद X कितना बन के बाहर आता है, 1,00,000. ये X की प्रोडक्शन की यूनिट्स है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. उसके बाद X इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,80,000. X को फर्दर प्रोसेस जो यहां पे किया जा रहा है, इसके लिए कॉस्ट 1,80,000. अच्छा, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1,80,000, ये कितने इनपुट को प्रोसेस करने पर आ रही है? सर इनपुट तो पूरा ही डाला गया था ना, 1,20,000 पूरे इनपुट को प्रोसेस करने पर. मैं पूछूं 1,80,000 की जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, ये कितने आउटपुट पर है? सर पूरा 1,00,000 यूनिट्स का आउटपुट बना है इतना खर्चा करने पे. आगे, इन डिपार्टमेंट 3 जिसमें Y को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, फर्दर न्यू मटेरियल एडेड टू द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 and weight mixture is doubled. There is no quantity lost in department and further processing cost is 1,50,000. So basically यहां पे बोल रहा है डिपार्टमेंट 3 में जहां पे Y को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, डिपार्टमेंट 3 में एक तो इनपुट आया जो Y का खुद का स्प्लिट ऑफ पर बना था, उसमें डिपार्टमेंट 3 का अपना मटेरियल डाला गया. इस तरीके से डाला गया कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद Y की यूनिट्स डबल हो गई और कितनी बन गई, 1,20,000. ये तो हो गया डबलिंग इफेक्ट यूनिट्स का, क्वेश्चन ने बोल रखा था. फिर क्वेश्चन ने बोला डिपार्टमेंट 3 में कोई लॉस नहीं है.
बल्कि यूनिट्स डबल हो रही हैं। और फर्दर प्रोसेसिंग का यहां पे खर्चा कितना आया, ये क्वेश्चन ने बोला 1.5 लाख का। ठीक है जी, आगे द डिटेल्स ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। जब फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो जो भी ये सेल्स का डेटा दे रखा है, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा है। एक्स की यूनिट्स बिकती हैं 90,000, तो ये डेटा आपको सेल्स का दे रखा है। एक्स की यूनिट्स यहां पे बिकती हैं 90,000, वाई की बिकती हैं 1,15,000। तो एक्स की बनी है 1 लाख, बिकी है 90,000, वाई की बनी है 1,20,000, बिकी है 1,15,000। पर यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए एंड 4 रुपए रिस्पेक्टिवली आपको दे रखी है। समझ आ गया? अच्छा, ऑब्वियसली यहां से एक बात का एनालिसिस तो हम लगा ही सकते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे बचा होगा। कितना बचा होगा? 10,000। और जो ये वाई है इसका भी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। कितना बचा होगा? 5,000। ठीक है, ऑल्दो इसका एज सच क्या यूज होगा वो बाद में देखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में लाइन होती है देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे ये लाइन नहीं हो सकती। ओपनिंग के लिए तो बोला जा सकता है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्लोजिंग के लिए नहीं बोला जा सकता। तो वही लिखा हुआ है, देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है। If these products sold at split off, the selling price of X and Y would be 8 and 4 respectively. अगर इनको split off पर बेचा जाता तो A की पर यूनिट 8 रुपए के हिसाब से बिकती और Y की पर यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। सेम है? हाँ, तो Y स्प्लिट ऑफ पर भी 4 रुपए के हिसाब से बिक सकता था, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी 4 रुपए के हिसाब से। फर्क यह है, स्प्लिट ऑफ पर बिकेगा तो 1,60,000 यूनिट्स, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा तो 1,20,000 बनी है। ऑल्दो अभी बिकी 1,15,000 है, लेकिन बिकेंगी तो सारी 1,20,000, चाहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट वही है। आगे बस ये डेटा है, आपसे मांगा है। पहला पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू एक्स एंड वाई इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो पहले तो आपको जेसी अपॉर्शन करनी है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ की रेशो में। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया डेटा। आइए पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू मेथड में। दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई। तो पहले तो यहां पे लिख देंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। एक्स की यूनिट्स अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? 1,20,000। वाई की अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? 60,000। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 1,20,000 से फर्दर प्रोसेस होके 1 लाख बनी है, उसके बाद भी बिकी 90,000। हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो जॉइंट कॉस्ट टोटल उन यूनिट्स में अपोर्शन होगी जो स्प्लिट ऑफ पर बनी है, चाहे बिकी कितनी मर्जी हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ, ये आपको दे रखी थी एक्स की 8 और वाई की 4। तो आपके पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगी। अच्छा, जो मैंने ये लिखा है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये यूनिट्स हैं एट स्प्लिट ऑफ, सॉरी, यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ। ये आ जाएगी आपके पास 1,20,000 इंटू 8, 9,60,000, और ये आ जाएगी 60,000 इंटू 4, 2,40,000। बस इस रेशो में बांट देंगे। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट 96:24। अच्छा, एक चीज और सुनिए, वैसे इस क्वेश्चन में वो पॉइंट है, आपको जॉइंट देखिए 8,75,000, जबकि 20,000 यूनिट्स का यहां पर लॉस था। अगर मान लो यहां पर, ऑल्दो इस क्वेश्चन में है नहीं, मान लो यहां पर क्वेश्चन कह देता कि ये जो 20,000 यूनिट्स का लॉस है इसकी यहां पर स्क्रैप वैल्यू, मान लो क्वेश्चन कहता 4 रुपए या 2 रुपए पर यूनिट की इसकी स्क्रैप वैल्यू है,
तो जेसी अपोर्शन कितनी करते? 8,75,000 की जेसी थी, माइनस करते इसमें से स्क्रैप वैल्यू 20,000 यूनिट्स इंटू ₹2 के हिसाब से, जो ये नेट बचता, इतनी जेसी आपको अपोर्शन करनी होती। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ये कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए मैं पूरी जेसी 8,75,000 अपोर्शन करूंगा। ध्यान रखिएगा इसको। ये आ जाएगा 7 लाख राउंड ऑफ करके, और बाकी 1,75,000 वही में। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, आसान था बिल्कुल। सेकंड पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें दोनों प्रोडक्ट्स की, एक्स और वाई की, जॉइंट कॉस्ट पर केजी, प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी और टोटल कॉस्ट पर केजी सेपरेटली आपको दिखानी है। आई सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ही मांगी है क्योंकि एक्स वाई पर्टिकुलर्स। अच्छा, क्वेश्चन ने देखिए स्पेसिफिकली लिखा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों की बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ने जॉइंट कॉस्ट पर केजी और प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी के हिसाब से टोटल कॉस्ट पर केजी पर आने को बोला है। मतलब क्वेश्चन जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना है उसकी बात कर रहा है। मतलब हर कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स कहां की करूं, स्प्लिट ऑफ की करूं या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली करूं? पहली बात फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली, क्योंकि क्वेश्चन फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। कैसे पता लगा फाइनल प्रोडक्ट? क्योंकि टोटल कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को मिलाकर बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पर केजी कॉस्ट निकालनी है, सर ठीक है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला आउटपुट तो कंसीडर कर लूंगा, लेकिन जो बना है वो कंसीडर करूं या जो बिका है वो कंसीडर? देखो, कॉस्ट पर यूनिट सबकी निकाली जाती है, जो बना है और जो बिका है, फॉर द सिंपल रीजन कॉस्ट तो सारी यूनिट्स की निकाली जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सारी यूनिट्स की निकालनी पड़ती है। उसमें से कुछ अभी बिक गया, कुछ बाद में भी तो बिकेगा, तो कॉस्ट तो सबकी चाहिए। तो कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाले फाइनल आउटपुट की, और वो भी प्रोड्यूस्ड आउटपुट की, सोल्ड की नहीं। ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड की निकालोगे, सोल्ड की तो आ ही जाएगी। तो पहले जॉइंट कॉस्ट पर केजी, एक्स की जॉइंट कॉस्ट हमने बांटी थी 7 लाख, डिवाइडेड बाय एक्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बना कितना है, 1 लाख। तो इसकी जॉइंट कॉस्ट पर केजी 7 रुपए, 1 लाख ही बना था ना। हाँ, इसी तरीके से वाई के हिस्से में जॉइंट कॉस्ट आई थी 1,75,000, और ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बना कितना था, 1,20,000। तो इसकी जॉइंट कॉस्ट पर केजी आ जाएगी 1.46 कर देते राउंड ऑफ करके। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी, एक्स को फर्दर प्रोसेस करने का टोटल खर्चा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स बनी, ये आ जाएगा 1.8। वाई को फर्दर प्रोसेस करने का टोटल खर्चा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 यूनिट्स बनी, इसका पर केजी का फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा 1.25। ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट पर केजी आ जाएगा। ये आ जाएगा 8.8 और ये आ जाएगा 1.46 प्लस 1.25 2.71। समझ आ गया आपको ये? चलिए, ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
तो थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी सोल्ड यूनिट्स पे ही निकलती है। ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग, जब भी आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन प्रोडक्शन पर निकलता है, क्योंकि जो टोटल बना है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लोगे, और प्रॉफिट तो बिका है तो प्रॉफिट निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स कंसीडर करी जाएंगी। तो हम इस थर्ड पार्ट में तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल आसान सा बनेगा अब यहां पे, क्योंकि आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल चुके हो, तो मेरे को पूरी डिटेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मैं ऑलरेडी टोटल कॉस्ट पर केजी, जिसमें जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों प्रोडक्ट्स की फाइनल सेलिंग प्राइस एक्स की 10 और y की 4 आपको दे रखी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, माइनस टोटल कॉस्ट पर यूनिट। इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट में जेसी भी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, जो आपने सेकेंड पार्ट में निकाली है। मैं लिख देता हूं फ्रॉम सेकेंड, रेफरेंस भी हमने डाल दी कि सेकेंड पार्ट से निकाली है। 8.8 और y की आई थी 2.71। आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा x का 1.2 और y का 4 माइनस 2.71 1.29। सोल्ड यूनिट्स, प्रॉफिट हमेशा सोल्ड यूनिट्स पे। x की 90,000 यूनिट्स बिकी थी 1 लाख में से, और y की 1,15,000 बिकी थी। बस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोनों प्रोडक्ट्स का 1,08,000 और y का 1,48,350। ठीक है जी, आसान था ये भी। ये था आपका इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बस अब लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ x एंड y, गिव योर कॉमेंट दैट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। सो बेसिकली आपको डिसीजन लेना है। यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। अब यहां पर नेट बेनिफिट बनाते हुए सबसे बड़ी गलती, पहले तो एक्स वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब आपको कुछ भी बेस लेने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था वैसा तो कुछ बोला नहीं है, तो हम हमेशा अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन तो हम बेस क्या लेते हैं कि भैया हम तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे। ये बेस बना लिया, अब स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बना के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट बेनिफिट क्या? दो ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो हमने बेस बनाया कि भाई हम तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे। फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहां पर एक गलती, जैसे मैं x के रेफरेंस में अगर बात करूं, x की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद यूनिट्स बनी थी 1 लाख, जबकि बिकी थी 90,000। अब फाइनल सेल्स वैल्यू 90,000 लिखूं या 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से लिखूं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोडक्शन वाली यूनिट्स यूज करते हैं और प्रॉफिट निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स यूज करते हैं। क्यों? देखो, प्रॉफिट तो आया ही उन यूनिट्स पे होगा जो बिकी हैं, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना है कि फर्दर प्रोसेस करूं या स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दूं, डिसीजन तो सारी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में लोगे ना। समझ आया? वो बात अलग है। अब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 1 लाख यूनिट्स बन गई, जबकि बिकी 90,000 यूनिट्स,
डिसीजन तो आपको पूरी 1 लाख यूनिट्स के लिए लेना पड़ेगा कि सारी की सारी यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बना के बेच देता या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। समझ आया? सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बनाने के लिए जो एक्चुअली में बिकी हैं वो नहीं, जो बिक सकती थी वो कंसीडर करेंगे, दैट इज प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। तो एक्स की 1 लाख यूनिट्स बिक सकती थी, पर यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपये, ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से वाई की 1,20,000 यूनिट्स बिक सकती थी, पर यूनिट 4 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा 4,80,000। तो यहां पे मेन गलती होती है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं, प्रोडक्शन वाली यूनिट्स कंसिडर करनी है क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी, मैं यहां पे और स्पेसिफाई भी कर देता हूं क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। अच्छा, माइनस, इतना कमाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचते तो जो कमा सकते थे वो अब खोना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का कमाने के लिए। माइनस रेवेन्यू लॉस्ट, जो कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, एक्स की यूनिट्स अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? एक्स की यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बनी ही कितनी थी? 1,20,000। ये आपने निकाल रखी है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। एक्स की यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बनी ही 1,20,000 थी, तो बिकती भी कितनी? 1,20,000। वाई की यूनिट्स बनी ही कितनी थी? 60,000। स्प्लिट ऑफ पर तो बिकेंगे भी कितनी? 60,000। दूसरी गलती यहां पे होती है। क्या गलती? यहां पे हम कहते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी फाइनल सेल्स वैल्यू, क्योंकि मैंने 1,00,000 यूनिट्स की लिखी है तो हम रेवेन्यू लॉस्ट भी 1,00,000 यूनिट्स के हिसाब से दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचोगे तो 1,00,000 बिक सकती हैं। अगर आप इन यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस ना करते, स्प्लिट ऑफ पे ही छोड़ देते, तो 1,20,000 बनी थी वो बिकती। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी पर यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 9,60,000। ये वैसे आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ था। इसी तरीके से वाई की स्प्लिट ऑफ पर 60,000 ही बनी थी और पर यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000। तो दूसरा गलती वाला पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तो आपको इंकर करनी ही पड़ेगी अगर आपको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला रेवेन्यू कमाना है। एक्स को फर्दर प्रोसेस करने पे खर्चा 1,80,000 और वाई को फर्दर प्रोसेस करने पे खर्चा 1.5 लाख। बहुत बच्चे यहां पे पूरे क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, पहले स्टेप में फाइनल सेल्स वैल्यू 1,00,000 यूनिट्स की लिखने की बजाय यहां पर 90,000 यूनिट्स की लिख देते हैं। ऐसी वाई में 1,15,000 की। इसी हिसाब से जो ये सेल वैल्यू है, कुछ नालायक यहां पे सेल वैल्यू गलत लिख देते हैं और कुछ लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000 की इसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। बस ये सब माइनस करके आपके पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव होगा तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली एक्स का नेट बेनिफिट नेगेटिव आ रहा है तो इसको स्प्लिट ऑफ पर ही बेचना चाहिए, और इसका नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है तो इसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद।